नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद और फरीदाबाद तक मौसम में अचानक बदलाव हुए हैं और कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियान रात को हल्की बारिश हुई है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बड़े वायु प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। कर्तव्य पथ और दिल्ली, नोएडा के इलाकों में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूरे एनसीआर में अब भी बूंदाबूंदी हो रही है, जिससे मौसम साफ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजय, अब लगता है कि कृत्रिम बारिश कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छुट्टी देखिए, बिल्कुल जो तैयारी चल रही थी दिल्ली सरकार की तरफ से कि एक आर्टिफिशियल बारिश कराई जाए और दिल्ली को कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत दी जाए, लेकिन रात के तब्दीली के बाद सुबह से ही बारिश की जगह जगह बारिश होती है, लेकिन रात को काफी मात्रा में बारिश की गई है, जिससे कि जो धुंध मिट्टी जो आसमान में जमी हुई थी, पेड़ पौधों पर जमी थी, वो शायद अब समय धुल गई, कहीं राहत मिली है। लेकिन एक्टिव लेवल अभी भी 400 से ऊपर है, यानी अभी भी खतरनाक रेड लाइट में अलाउड किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, आज से जो मौसम तब्दीली बदलता जा रहा है, क्योंकि शाम तक बारिश होने की संभावना लगी रहेगी, क्योंकि जगह जगह बूंदाबांदी भी अभी हो रही है। लेकिन यह है कि अगर तेज बारिश होती है और हवाएं चलती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल बारिश होनी थी उसकी शायद जरूरत ना पड़े और दिल्ली की जो राहत प्रदूषण है एक जो लेवल है वो गिरता जा रहेगा। आज भी क्या बारिश होने की संभावना नजर आ रही है अजय? बिल्कुल, देखिए छोटी सुबह से ही जगह जगह बारिश हो रही है और अभी भी मौसम बना हुआ है, क्योंकि सुबह करीब 4 बजे से ही बारिश की हो रही है और लगातार जब देखा गया तो अभी तक 9 बजे भी कुछ जगह बारिश के बूंदें ही गिरी थी। लेकिन पूरा रोड इस समय पेड़ पौधे जो हरियाली में तब्दील हो गए, क्योंकि जो धुंध मिट्टी थी वो जमी हुई थी वो साफ हो गई है। तो देखिए, जो सांस लेने में जो आंखों में जलन होती थी वो कहीं थोड़ी सी तब्दीली में तरफ महसूस नहीं की जा रही है। हो सकता है कि अगर शाम तक इस तरह से बारिश होती रही तो आने वाले समय में और भी ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, पहले जब बारिश होती थी गर्मियों के दिनों में, तब ये कहते थे कि गर्मी से राहत मिलेगी, और अब जब बारिश हो रही है कह रहे हैं कि प्रदूषण से राहत मिलेगी, और हुआ ही यही। 400 से सीधे 100 पर पहुंच गया है एक्यूआई लेवल। अजय, बिल्कुल छोटी देखिए, 465, 460, 400 अगर मैं बस सुबह की बात करूं 8 बजे की, तो मैं कनाट प्लेस क्षेत्र में था, वहाँ पे 460 एक्यू लेवल नापा जा रहा था, क्योंकि अभी भी स्थिति खराब है बारिश के बावजूद भी। लेकिन लगातार अभी 6 से 2-3 दिन लगातार बारिश हुई तो हो सकता है कि, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल जिससे बात किया तो हो सकता है कि मंडे से इसका OD1 एज1 को जो लागू किया जा रहा है उससे और भी कमी आए। जी बिल्कुल अजय, देखिए अभी इस वक्त की बात की जाए तो कहां ऐसा है जहां 500 से ऊपर एक्यूआई लेवल दर्ज किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी बात करें तो एनसीआर के अंदर अभी भी जो एक्यू लेवल है वो 500 नहीं बल्कि 700-800 के ऊपर जा रहा है। पश्चिम बिहार की बात करें वहाँ भी 500 के ऊपर है। वहीं अगर बात करें महिपालपुर या एनसीआर के आसपास तो वहाँ भी 600 आसपास जा रहा है। यानी जो तब्दीली आउटरोड की जो ट्रैफिक आता है वो काफी मात्रा में आता है, वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है, उसकी मात्रा से भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो सामान है जो ट्रैफिक है, जो लोग बाहर घर से निकलते हैं सुबह सुबह अपनी जॉब के लिए, तो कहीं ना ट्रैफिक बढ़ता है तो उससे एक्यू लेवल बढ़ता नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल सबसे ज्यादा है कि ट्रैफिक को किया जाए तो हो सकता है कि एक्यू लेवल कम और होता जाए। बीती रात हमने देखा था आतिशी मार्लेन खुद जायजा लेने के लिए पहुंची तमाम बॉर्डर्स पे, और उन्होंने BSB-4 की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके बारे में जानकारी भी ली और उनके ड्राइवर्स को फटकार भी लगाई। देखिए, राजनीति होती है इसमें, मंत्री रोड पर निकलते हैं, रात को दिखाते हैं अपने आपको दिखाने की हम देखिए मार्केट में है और रोड पर काम कर रहे हैं, लोगों को आकर किया। अगर वही कानून पहले बना दिया जाए, उनको फिक्स किया जाए तो शायद इन मंत्रियों को बाहर निकल जरूरत ना पड़े, क्योंकि रात में निकलते हैं निकलते हैं कि उनको डांटने से क्या होगा। अगर हम पहले ही इसकी तैयारी कर लें तो शायद इस स्थिति की जो नौबत है वो सामने ना आए। तो देखिए, इस तरह से रोड है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। अगर जल्दी नहीं हुआ तो हो सकता है इससे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि 900 से पार यानी 1000 के आसपास एनसीआर के जो एक्यू लेवल पहुंच गया तो सबसे ज्यादा खतरनाक। ऐसी स्थिति में लोगों को समस्या को सामना करना पड़ता है। क्या लगता है जो मौसम एकदम साफ हो जाएगा उसके बाद से फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है? देखिए,
प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। एक्चुअल लेवल हमेशा नवंबर और दिसंबर में बढ़ा रहता है कि उस शीतकालीन का समय होता है, ठंड का मौसम कोहरा भी वो पड़ता है। तो देखिए ऐसे जो ट्रैफिक है वो जरूरी है उसको कंट्रोल किया जाए, तो लोग आवाजाही कम रहेगी, ट्रैफिक कम निकलेगा, तो उससे काफी जो वातावरण बनता है, जो हीट होती है, जो धुआं निकलता है, उसका काफी सुधार की हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। यानी कि अजय मान लें कि और जीवन से फर्क पड़ने वाला है प्रदूषण पर। बिल्कुल, देखिए असर तो पड़ेगा, काफी सुधार होगा, क्योंकि अभी भी कई हालात खराब थे, लेकिन इस समय सुधार हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि दुनिया भर के संकटों के बीच भी मध्य प्रदेश सहित पूरा देश तेजी गति से काम कर रहा है, विकास हो रही है, तो इसकी वजह है आपका एक वोट। साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार भारत की मिट्टी के कण कण में है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश की इस मिट्टी को धोखा दिया है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है, फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी भारत भारत होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा कल इंग्लैंड में दिवाली मनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे। दुनिया में हर जगह पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है। आपको गर्व हो रहा है? आपका माथा ऊंचा रहा है? ये दुनिया में भारत का नाम क्यों ऊंचा हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? आपका जवाब सही नहीं है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है, जिसने मजबूत सरकार बनाई और उसके कारण हुआ है। ये आप लोग हैं जिन्होंने देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने वाली भाजपा की मजबूत सरकार बनाई है। मेरे परिवारजनों, नीमच का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। यहां आंदोलनकारियों के लिए सैन्य मुख्यालय बनाया गया था। ये धरती सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है और नीमच के फुटबॉल प्रेम की किसे तो पूरे देश जानता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एकजुटता के संस्कार यहां की मिट्टी के कण कण में है। देश की इस मिट्टी को धोखा देने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला। आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था वो कांग्रेस ने एक परिवार की भक्ति में कुचल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो
या फिर राज्य में, उसने हमेशा भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण एक के बाद एक कई राज्यों से कांग्रेस साफ होती चली गई, नामो निशान मिट रहा है। एमपी में भी 2 दशक हुए हैं, ये कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है। कांग्रेस के पास विजन के नाम पर सिर्फ विरोध और विभाजन है, और जहां विभाजन होता है वहां विजन संभव ही नहीं होता है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। सीएम योगी ने बताया कि 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। अयोध्या के माझा थरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है, और इस से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना, और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया, और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। दूसरा, अयोध्या धाम की दृष्टि से मैंने पहले ही बताया कि यहां पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहां आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहां पर 2024 के लिए अभी से ही रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता के सेमीफाइनल यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या और राम के नाम का बखान कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग अयोध्या में आयोजित कर दी गई है। 22 जनवरी को पीएम राम मंदिर का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के बीच ओबीसी से लेकर जाति जनगणना जैसे मुद्दे लहरा रही हैं। और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और एससी एसटी को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। अयोध्या एक नए
युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इससे से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। उनके पास कौन सा आंकड़ा है, ये ना बताइए। बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे बोल रहे हैं। अब राम नाम की दुसाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं। ये जो पाखंड करते हैं वो जवान पर इनके आ जाता है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही है गलत? रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से तो पुनः निरीक्षण करके जो 2300 जातियों को आरक्षण नहीं मिला है, अगर जरूरत पड़े तो 75 के 80% कीजिए। देश के 140 करोड़ जनता का सपना था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। जनवरी को प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और हम सब उत्तर प्रदेश के वासी पलक पावड़े बिछा करके उस पल का। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।